Sir, I rise to move that the banking bill to further amend the Banking Regulation Act 1949 as passed by the Lok Sabha be taken into consideration. Sir, we all know that the banking sector today is suffering from a serious problem of NPAs. पूरे बैंकिंग सेक्टर की और पब्लिक सेक्टर बैंक्स की स्थिति इसमें ज़्यादा नाजुक इसलिए है कि जितने भी बड़े औद्योगिक और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम्स होते हैं उनमें पब्लिक सेक्टर बैंकिंग का सपोर्ट ज़्यादा रहता है। इसकी तुलना में जो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग है वो रिटेल बैंकिंग की तरफ ज़्यादा लोन देते हैं। और इसके पीछे मैं इसको राजनीतिकरण नहीं करना चाहता कि कब दिए क्यों दिए, लेकिन इसके पीछे अगर गंभीरता से देखें तो जो मूल कारण है कि कुछ सेक्टर ऐसे इकोनॉमी के थे जब विश्व में बूम पीरियड आया जिनमें एक्सपेंशन हो रहा था, और वो पीरियड 2003 से लेकर 2008 तक का था। और उसके बाद स्वाभाविक रूप से अपेक्षा ये होगी अर्थव्यवस्था की 2008-9 में कि ये सेक्टर का काफी विस्तार होगा, और इसलिए लोगों ने उन सेक्टर्स में आकर काफी निवेश भी किया, जिसके लिए स्वाभाविक रूप से बैंकों ने उसको खूब पैसा दिया। विश्व में कमोडिटी प्राइसेस सडनली गिर गए और उसकी वजह से ये सेक्टर्स अपने आप में एक प्रकार से इनको चुनौती मिलने लग पड़ी। सबसे अधिक जो एनपीए है वो स्टील सेक्टर का है, और स्टील सेक्टर में जो एनपीएस हैं उसका बुनियादी कारण ये था कि चाइना से सस्ता स्टील भारत में और दुनिया के दूसरे देशों में आने लग पड़ा, जिससे कि हमारी स्टील की कंपनियां अपनी क्षमता के मुताबिक स्टील को पैदावार नहीं कर पाई। सरकार ने कई कदम लगाए, चाइनीज स्टील के ऊपर कस्टम ड्यूटी हम लोगों ने बढ़ाया, उसके बाद एक मिनिमम इंपोर्ट प्राइस लगाया, जिससे कि थोड़ा सा आज की तारीख में वो स्ट्रेस कम हुआ है और स्टील सेक्टर वापस एक प्रकार से ट्रैक पे आने लगा है। दूसरी संख्या में जो एनपीएस हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के भी हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के पीछे परिस्थिति ये थी कि कोई लीगल मैकेनिज्म उन डिस्प्यूट्स को सेटल करने का नहीं था। देश में बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज इस प्रकार की थी जिन्होंने जिनके लिए काम किया, सरकारी संस्थाओं के लिए विशेष रूप से, उनके साथ लिटिगेशन चल रही थी, अवार्ड्स थे, वो अवार्ड्स चैलेंज थे या आर्बिट्रेशन में पेंडिंग थे, और बैंकों को जो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज ने देना था वो ब्याज बढ़ता जा रहा था। ये पिछले 8-9 साल से इसी प्रकार से चलते आ रहे थे। हम लोगों ने एक अब नीति बनाई कि जिसके पक्ष में अवार्ड हो जाएगा उसको 75% पैसा सिक्योरिटी के अगेंस्ट दिया जा सकता है, ताकि कारोबार चलता रहे और उस स्थिति में थोड़ा सुधार आए। इसमें रोड सेक्टर की जो कंपनीज हैं उनमें थोड़ा सा अब सुधार आया है, क्योंकि रोड के प्रोजेक्ट्स एक बार दोबारा से आरंभ शुरू हो गए हैं। तीसरा सेक्टर इसमें पावर का था, बिजली का था, और बिजली के सेक्टर में 2 प्रकार की कंपनीज थी जिनके अंदर ये स्ट्रेस ज्यादा आया। एक जो राज्य सरकारों की स्टेट डिस्कॉम्स थी। स्टेट डिस्कॉम्स की परिस्थिति इस प्रकार की थी कि कई राज्यों में लगता था कि राजनीतिक लाभ की दृष्टि से हम सब्सिडाइज्ड सस्ती बिजली किसी प्रकार से उपभोक्ताओं को देने लग पड़े, और जो बिजली की कीमत है उनसे वसूल ना करें। और उसके पीछे कई राजनीतिकों से अगर हम हट भी जाएं तो कई सरकारों में ये लोभ भी था कि सस्ता देंगे, दर नहीं बढ़ाएंगे तो इससे लोकप्रियता बढ़ेगी। अब उससे कितनी बढ़ती है ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह था, लेकिन वो सारी जो डिस्कॉम्स थी अपने आप में उसके एनपीएस आसमान तक पहुंच गए। ऐसे राज्यों के उदाहरण भी हैं कि 5 साल की सरकार बनी, जब 5 साल की सरकार आरंभ हुई तो डिस्कॉम ने 15,000 रुपया देना था करोड़ बैंकों का, और क्योंकि उपभोक्ताओं से पैसे नहीं लिए तो 5 साल के बाद वो 60,000 65,000 करोड़ हो गया। स्वाभाविक है कि वो उससे कोई, और 5 साल बाद चुनाव जीते नहीं, जिसका अर्थ यह है कि उससे लोकप्रियता तो ज्यादा बढ़ी नहीं, लेकिन पावर सेक्टर की कंपनीज अपने आप एनपीएस की तरफ चली गई। अब उसमें पावर मिनिस्ट्री ने उदय बॉन्ड स्कीम लेकर आए, जिसमें कि राज्य सरकारों ने उस डेट को अपने डेट के अंदर लिया, और फिर धीरे धीरे वो अपना दर बढ़ाएं ताकि कमर्शियल कंसिडरेशंस पे वो डिस्कॉम्स अपने आप पे ऑपरेट कर।
पावर सेक्टर में ही ये दूसरा संकट आया जब यूपीए की सरकार के दौरान कोल माइंस दिए गए तो लोगों को लगता था कि इकोनॉमी का एक्सपेंशन हो रहा है और बहुत बड़े पैमाने पर कोल माइंस देने के बाद पावर सेक्टर का एक्सपेंशन होगा। सुप्रीम कोर्ट में सारी लिटिगेशन हुई और विवाद हुआ, वो एक प्रकार से एक विवाद का हिस्सा बन गया। उसके बाद उसका दूसरा पक्ष ये था कि जो हमारे यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी है उसका दाम कम होता गया। तो आज अगर आप सोलार के माध्यम से प्रोडक्शन करोगे तो वो पावर की तुलना में ज्यादा सस्ती भी आएगी। और आज पहली बार देश में स्थिति ये आई कि पावर की कैपेसिटी बहुत बढ़ गई, उस पावर को खरीदने वाले इस वक्त कम हैं। तो ये तीन, और चौथा टेक्सटाइल सेक्टर की थोड़ी समस्या थी। इसके लिए कंटिन्यूअसली आरबीआई, आज नहीं यूपीए सरकार के समय से क्योंकि इसका संचालन करती थी, तो रिस्ट्रक्चरिंग डेट, S4A, सारी स्कीम्स आरबीआई एक के बाद एक लाकर उसका प्रयास करती रही, किसी तरीके से इसका हल निकले। दूसरा इसका प्रयास ये था कि हम लोगों ने डीआरटी का कानून भी अमेंड किया ताकि उसके प्रोसीजर सिंप्लीफाई कर दिए जाएं। सिक्योरिटाइजेशन एक्ट में जो ARCs, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज की स्थापना थी, उस कानून को लिबरलाइज किया ताकि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज आ जाएं और इनमें से कोई मैनेजमेंट अगर बदल दी जाती है तो उसको टेक ओवर करने की कैपेसिटी रखने वाली भी संस्थाएं बने। वो प्रक्रिया आरंभ हुई है, देश में कई ARCs इस प्रकार से इस्टेब्लिश हुई हैं। इंसॉल्वेंसी लॉ भी हम लोग लाए, लेकिन इंसॉल्वेंसी लॉ के बाद भी देखा गया कि बड़े जितने प्रोजेक्ट्स थे, और ये वो डेट्स हैं जो हम किसी छोटे किसान का या फार्म डेट या कोई छोटा स्टूडेंट लोन, ये उनके साथ नहीं है, जो बड़े इन 4-5 सेक्टर्स के डेट्स हैं जो हजारों करोड़ों में एक एक कंपनी का डेट जाता है। उसमें मल्टीपल लेंडर्स हैं, कोई लेंडर सेटल करने को तैयार है, कोई लेंडर सेटल करने को तैयार नहीं है। बैंक्स की प्रशासन कई बार इस बात से भी घबराते हैं कि अगर कॉमर्शियल कंसिडरेशंस के ऊपर हमने सेटल किया तो उसका बैंक के मैनेजमेंट और अधिकारी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, जो हमारी आज की पूरी कानून व्यवस्था, जिस प्रकार के हमारे लॉज और अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स हैं। और इसलिए एक और पैरेलल मैकेनिज्म्स, ये मैकेनिज्म्स हैं, लेकिन इन मैकेनिज्म्स के माध्यम से एक इनकी गति बहुत धीमे है और दूसरा उनको लगता है कि किस प्रकार से कौन आएगा जो इस प्रकार की कंपनी जिसको मौजूदा मैनेजमेंट चला नहीं पा रही, जिसमें नए फंड्स नहीं डाल पा रही, जिसमें कोई जॉइंट वेंचर नहीं रह पा रही, तो कौन इसमें मैनेजमेंट आएगा। इंसॉल्वेंसी लॉ इसके लिए एक समय सीमा में 180 दिन में एक रेजोल्यूशन ढूंढे, इसकी एक व्यवस्था इंसॉल्वेंसी लॉ के अंदर है। और इंसॉल्वेंसी लॉ क्योंकि इसमें मल्टीपल लेंडर्स हैं और मल्टीपल लेंडर्स का कई बार कोऑर्डिनेशन भी मुश्किल होता है, कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, कोई पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, कोई प्राइवेट क्रेडिटर्स हैं जिनका स्वार्थ कहीं और होगा, तो ये एक सिंपल वन लाइन ऑर्डिनेंस है कि आरबीआई को, एक फेयर एजेंसी है, उसको अधिकार दिया गया है कि आप इस प्रकार की जो बड़ी कंपनियां हैं, आपको लगता है जिनकी मौजूदा मैनेजमेंट के साथ इसकी कठिनाई है, तो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने को ये जो मल्टीपल बैंकर्स हैं इनको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। और इस ऑर्डिनेंस के बाद इसकी अर्जेंसी ये थी कि द डेट्स आर माउंटिंग अप। हर बार ये विषय आता है तो हम एक दूसरे को ब्लेम करें। हमारी तरफ से ये तर्क दिया जाता है ये लोन तब दिए गए कि जब आपकी सरकार थी, अब उसमें सरकार का कोई मंत्री लोन देता है या बैंक्स को लगा होगा उस वक्त कमर्शियल कंसिडरेशन पे कि ये एक्सपेंडिंग सेक्टर है, उन्होंने लोन दे दिया, वो सेक्टर स्टील सेक्टर सिक हो गया, जिससे लोन एक प्रकार से बैठ गए। आपकी तरफ से कई बार कहा जाता है कि भाई इनकी संख्या कैसे बढ़ गई। संख्या इसलिए बढ़ गई कि जो लोन उस वक्त के दिए हुए थे उसमें ब्याज बढ़ता चला जा रहा है। तो मैं चाहूंगा कि इसकी गंभीरता को समझते हुए ये विषय ऐसा है कि इट्स ऑलरेडी टू लेट। When Mr. Subbiram Reddy says, what's the urgency? The urgency is it's already too late. The capacity of the banks to lend to small creditors is being impacted. The capacity of the banks to support growth is being impacted. And therefore, nobody in this house will want that these big people who have taken such large thousands of crores of rupees, and they are banking on this argument, if I don't pay, where are the takers? अब बैंक इसका मेरा एसेट ले भी ले तो क्या करेगा। और इसलिए ये बैंक्स की कंपल्शन थी।
इंसॉल्वेंसी मैकेनिज्म एक ऐसा है जिसमें आप इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में एनसीएलटी के सामने जाओगे, 180 दिन के अंदर वो अपना इसका रेजोल्यूशन ढूंढेगा। आप कोई जॉइंट वेंचर पार्टनर लेकर आओ, आप कोई इन्वेस्टमेंट लेकर आओ, आप नहीं लेकर जाओगे तो कोई इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल वहां बिठाया जाएगा उसको रन करने के लिए, आपको बार किया जाएगा और फिर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज फंड्स आज बीसीओ की तादाद में इस देश में आ रहे हैं कि वी विल टेक ओवर एंड रन द एसेट। बाय दिस प्रोसेस the banks will slowly start realizing the money, the asset will not be wasted or rusted, the companies will continue to function, and the jobs which are there in the companies will also be saved. That is the urgency in the larger interest of this country, and therefore I would request that this is already a belated measure, all sections of the House to kindly support this.